वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्रियाशारी पेपर सेकेंड ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 4 मांस धातु। हम यहाँ पे मांस धातु के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एनसीआईएसएम सिलेबस की अगर बात करी जाए तो इसमें हम चैप्टर नंबर 4 मांस धातु के अंदर किन किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं? एटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनियम, लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मांस धातु। सेकेंड में हम कवर करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मास स्रोतस, मास स्रोतस। एंड थर्ड में हम कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मास धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास सार पुरुष। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मास धातु। एंड फिफ्थ पॉइंट में हम कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी को देखने वाले हैं। अगर बात करी जाए एमसीक्यू क्वेश्चंस की और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। अगर बात करी जाए टॉपिक 1 की, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एटिमोलॉजी, डेरिवेशन, सिनोनियम्स, लोकेशंस, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मास धातु डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्युत्पत्ति की। व्युत्पत्ति मतलब एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में क्या बोला गया है? मास शब्द जो है वो संस्कृत धातु मांग मतलब मा प्लस अन इससे उत्पन्न होता है। मा का अर्थ होता है मापना, मान करना या परिमाण करना, मतलब कि किसी चीज का भी मेजरमेंट जो होता है, मेजर करना, ये क्या किस अर्थ किसका मतलब होता है? मा का अर्थ होता है। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, अगर बात करी जाए निरुक्ति की, तो निरुक्ति और डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? जिसका जिसका मान किया जाता है या मापन किया जा सके, ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं? मास कहलाते हैं, ऐसा कहा गया है। परिभाषा क्या है? वायव अंबु तेजसा रक्तम ऊष्णा च अभिसंयुतम स्थिरता स्थिरतां प्राप्यम मासम स्यात् स ऊष्मना पक्वमेव तत्। ये चरक संहिता चिकित्सा स्थान से लिया गया है। ठीक है, अगर बात करी जाए इस श्लोक का मीनिंग क्या है, तो वो देखते हैं। श्लोक का मीनिंग है कि वायु जल तेज सब रक्त के साथ संयुक्त होकर, यहाँ पे बोला था वायव अंबु तेज स रक्तम ऊष्मना, मतलब कि वायु जल तेज जब रक्त के साथ जुड़ जाते हैं, सारे ऐसे मिल जाते हैं, तो रक्त की ऊष्मा एवं मांस की स्वयं की ऊष्मा से च अभिसंयुतम से पक्व होते हैं। क्या होते हैं? ये पक्व हो जाते हैं रक्त की ऊष्मा से, और जो मांस की स्वयं खुद की ऊष्मा है उससे वो क्या हो जाता है? पक्व हो जाते हैं। और जब यह स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? मास कह देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परिभाषा जो थी वो कवर कर लिया है। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है? मास धातु के क्या पर्यायवाची हैं? तो मास धातु के पर्यायवाची क्या बोल रखा है? पेशितम, तरम, तरसम, मासम, पल्ललम, क्रव्यम, आशिमम। ठीक है, ये अमर कोशी में बता रखे हैं मास धातु के पर्यायवाची। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। मास धातु का स्थान देखते हैं। तो शरीर में मुख्य रूप से पेशियों के रूप में पाया जाता है। जो मांस है ना, मांस धातु जो है वो हमारे शरीर में मसल्स के रूप में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, बाकी इसके कुछ विशेष स्थान भी है, जैसे कि सिरा और धमनियों की दीवारों में, मतलब जो इनकी वेन्स की और आर्टरीज की वॉल होती हैं, यहाँ पे भी ये देखने को मिलेगा। स्नायु मतलब कि टेंडन और लिगामेंट जो बने हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं मांस धातु का ही एक रूप कह सकते हो। त्वचा हमारी स्किन के नीचे भी देखने को मिलता है, सबक्यूटेनियस फैट, दैट इज ऑल्सो अ मास। संधियों में एवं अस्थियों में, मतलब कि जॉइंट्स और बोन्स की जो ऊपर कवरिंग है या जो भी उसको कवर कर रही है, ज्वाइन कर रही है, वो भी हमारी क्या है? मांस धातु ही एक तरीके से। अवयवों की संरचना में सहायक, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है उनको बनाता है, जो उनकी वॉल्स है या जो उसको बनाया जा रहा है, बनी हुई है, जो भी शेप्स बनी हुई है वो भी इस मांस धातु से ही बनी हुई है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मांस धातु के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो बोल रखा है मृदु, स्थिर, स्थूल, सुलक्षण, मृदु, दोबारा लिख दिया गया है, कठिन और खर। तो ये इसके क्या है? प्रॉपर्टीज है। इनके मांस के अंदर एक गुण है कि वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, रफ सा भी हो सकता है, बड़ा होता है, स्थिर होता है, सॉफ्ट सिलेक्शन है, मृदु भी हो सकता है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं मांस धातु के कर्म और फंक्शंस। तो मांस धातु के क्या कर्म बोल रखे हैं? मांस शरीर पुष्टिम मेदश्च, मतलब कि मांस जो है वो शरीर की क्या कर रहा है? पुष्टि कर रहा है, और साथ में मेद की भी पुष्टि कर रहा है। तो क्या बोल रखा है? मुख्य कार्य शरीर की पुष्टि और मेद धातु की पुष्टि
ऐसा मास धातु का कर्म बताया है। सभी धातु के कर्म में हम यह श्लोक लिख सकते हैं। कौन सा श्लोक है देखते हैं। श्लोक आता है, प्रीर्णम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भ उत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम। बोला क्या गया है, रस के द्वारा प्रीणम, मांस के द्वारा जीवन, मांस के द्वारा लेपन, मेद के द्वारा स्नेहन, अस्थि के द्वारा धारण, मज्जा के द्वारा पूरण और शुक्र के द्वारा गर्भ की उत्पत्ति होती है। ये सभी धातु के श्रेष्ठ कर्म बता रखे हैं। क्या, रस, रक्त, मांस। यहाँ पे ना मांस की जगह क्या आएगा, रक्त आएगा। कि रस के द्वारा प्रीणम, रक्त के द्वारा जीवन, मांस के द्वारा लेपन और मेद के द्वारा स्नेहन और अस्थि के द्वारा धारण और मज्जा के द्वारा पूरण और शुक्र से क्या हो रहा है, गर्भ की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये कर्म देख लिए। तो आप ये श्लोक सभी धातु के क्या लिख सकते हैं, कर्म में लिखकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और कोई याद नहीं करना तो आप याद ना करें। टॉपिक 2 की अगर अब बात करी जाए, अब हम उसे देखेंगे जिसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ मास वे स्रोतस डिस्कस करना है आगे। ठीक है, टॉपिक 1 में हमने एटिमोलॉजी, लोकेशन, डेफिनेशंस, कर्म क्या है, गुण क्या है, ये सब डिस्कस कर लिया है। चलिए टॉपिक 2 देखते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मास वे स्रोतस। मास स्रोतस में क्या बोला गया है, मास व स्रोतस बताए गए हैं। मास वहानाम च स्रोतसाम स्नायुर्मूलम त्वक च। ठीक है, क्या बोला गया है, मास व स्रोतसों का मूल क्या बताया गया है, स्नायु, मंडल और त्वचा। ठीक है, तो ये किसने बताया, चरक ने विमान स्थान में बता रखा है। वहीं पे सुश्रुत ने क्या बताया है, इसके मूल जो बताए हैं वो बताए हैं स्नायु, त्वचा और रक्त वह धमनियां। ठीक है, चरक ने क्या वो बनाए बांटे हैं, मूल बताए हैं इसके। और सुश्रुत ने क्या बता रखे हैं, सभी धातु के। उनकी एक आप टेबल देख सकते हैं, हमने पीछे लेक्चर्स में भी देखी थी। तो उनके थ्रू आप पहले ही याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी। मासवे स्रोतों दुष्टि निदान। अब हम देखने वाले हैं कि मासवे स्रोतों की दुष्टि हो जाएगी, किस कारण हो सकती है, क्या निदान है। तो गुरु एवं अभिषेयंदी आहार का अधिक सेवन करना। अगर आप हैवी चीजें ज्यादा खा रहे हैं और अभिषेयंदी चीजें खा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, मासवे स्रोत की दुष्टि होती है। अत्यधिक स्थूल आहार ग्रहण करना, ऐसे एकदम भारी भारी मोटा मोटा स्थूल आप खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, आहार खा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप भोजन के तुरंत बाद क्या कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, तो आपको मांस व स्तोत्र दृष्टि देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इन दृष्टि के निदान डिस्कस करने के बाद हम उसके लक्षण देखेंगे। तो लक्षण में अधिमास, मांसर्बुद, मांसकील, गल शालुका, गल शुंडी रोग का होना। मीन्स अगर आपके मांस व स्तोत्र की दृष्टि हो गई है तो आपको ये सारी लक्षण या ये रोग देखने को मिलेंगे। समस्त मांस प्रदोषज विकार का होना, जितने भी मांस प्रदोषज विकार हैं वो भी आपको अपने अंदर होते हुए देखने को मिलेंगे। ओके, मांस व स्तोत्र दृष्टि अगर हो गई, आपने निदान देख लिया, लक्षण देख लिए, अब उनकी चिकित्सा भी करनी पड़ेगी। पेशेंट्स आएंगे तो आपको उनकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो चिकित्सा के लिए यकृत, उदर और अर्श के समान इसमें मेनली चिकित्सा करनी होती है। आप अग्निकर्म, शस्त्र कर्म और शार कर्म का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मास व स्तोत्र दृष्टि के निदान, लक्षण एंड चिकित्सा याद होनी चाहिए, ये पूछ ली जाती है। तो हमने यहाँ पे इसके मेन मास व स्रोतस जो थे, फिजियोलॉजी थी मास व स्रोतस के टॉपिक 2 में, वो कवर कर ली। ठीक है, आगे चलते हैं हम टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 में बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ मास धातु, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मांसाहार पुरुष। ठीक है, मतलब कि मांस धातु बन कैसे रही है और जो मांसाहार पुरुष है उसके क्या लक्षण है, क्या फीचर्स हैं, वो हम देखेंगे। तो मांस धातु निर्माण देखते हैं, उत्पत्ति देखते हैं सबसे पहले। तो क्या बता रखा है देखिए, आप आहार खाते हैं, उस पे हमारी जठर अग्नि कार्य करके उसको 2 भागों में बांट रही है। एक है प्रसादज भाग और एक है कीट भाग। कीट भाग को हम मल भाग बोलते हैं और प्रसादज भाग को हम अनरस या श्रेष्ठ भाग कह रहे हैं। ठीक है, अब कीट भाग तो अलग रख दो, मेन इंपॉर्टेंट प्रसाद भाग है। तो प्रसाद भाग में हमें फर्दर 3 डिवीजन देखने को मिल रही है कि एक रस सदृश्य अंश बन रहा है, एक रक्त सदृश्य अंश बन रहा है और एक मांस सदृश्य अंश बन रहा है। ठीक है, जो सदृश्य से रस की उत्पत्ति होगी, रक्त से रक्त की। अब मांस पे आ जाओ, तो मांस सदृश अंश में क्या होता है, मांस अग्नि एक्ट करती है, उसकी खुद की अग्नि एक्ट करके उसको 2 भागों में फिर दोबारा बांट दे रही है, एक प्रसाद भाग और एक कीट भाग।
ठीक है। तो जो प्रसाद भाग है उसे हम फिर दोबारा देखते हैं, तो उससे अपनी मांस धातु की उत्पत्ति हो जाती है और साथ में कुछ उपधातुएं भी बन रही हैं। और वो उपधातुएं कौन सी है? वसा और छह त्वचा। ठीक है। और जो कीट भाग है उसमें खमल देखने को मिलता है, मतलब कि हमारी जो खाली स्पेसेस है उसमें जो मल है, जैसे कि नोज कैविटी है, नेजल कैविटी है, उसमें जो मल बनता है, ईयर्स के हमारी जो ओपनिंग है वहां पे आपको मल देखने को मिलता है। ठीक है। तो आईज के आपको देखते हो तो उधर साइड में आपको सुबह उठते हैं तो मल देखने, तो ये जो मल है ये खमल इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कीट भाग में ये बनता है। ठीक है। तो हमने देखा कि मांस धातु कैसे बन रही है। ये चार्ट एज इट इज आप अपने पेपरों में लिखकर आ सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें देखिए क्या श्लोक दे रखा है एक, शोणितम स्व अग्निनान अग्निनान पक्वम वायुना च घनित कृतम तदेव मासम जानियात स्थिरम भवति देहिनाम। इसका मतलब क्या है वो देखिए। बोल रखा है रक्त स्वयं की अग्नि के द्वारा पककर, मतलब कि जो रक्त है ना वो अपनी अग्नि से पकेगा, अपनी ऊष्मा से पकेगा, फिर वायु के प्रभाव से वो घनीभूत होकर स्थिरता को प्राप्त करेगा। और जब ये स्थिरता आ जाती है उसी को हमने मास धातु बोल रखा है। ठीक है। क्या हुआ? रक्त अपनी अग्नि के द्वारा पका है और फिर वायु के प्रभाव से वो घनीभूत होकर स्थिरता को प्राप्त हो गया है। ठीक है। हार्ड चीज बन गई है जो मूव नहीं कर रही अब। तो उसी को हमने क्या बोल रखा है? एक तरीके से मास धातु बोल रखा है। ठीक है। आगे सुश्रुत में एक श्लोक मेंशन है, रसाद रक्तम ततो मासम। इसका क्या मतलब है? देखिए, रस धातु से रक्त धातु बनती है। ठीक है। रस धातु से रक्त धातु बनी और फिर रक्त धातु से मांस धातु का निर्माण होता है, ऐसा बता रखा है। तो हमने देख लिया कि मांस धातु बन कैसे रही है, उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो हमने कवर कर लिया। आगे हम देखेंगे मांससार पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, मतलब कि कोई मांससार पुरुष है उसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर आपको श्लोक से याद होते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं होते हैं तो आपको इसकी हिंदी जरूर याद होनी चाहिए। और आप किसी भी एक जो आचार्य है इन दोनों में से उसका एक श्लोक याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ सुश्रुत का श्लोक भी इजी है, आपकी मर्जी, आप किसका याद करना चाहते हैं उसका याद कर लीजिएगा। देखिए चरक के अनुसार क्या बोला गया है हम वो देखते हैं। मांससार पुरुष के शंख प्रदेश, ललाट, क्रिकाटिका मतलब कि गर्दन के पीछे वाला जो भाग होता है वहां पे, नेत्र में गाल, हनु, गर्दन, कंधा, उदर, कांख मतलब कक्षा, छाती, हाथ, पैर, संधियां भारी, स्थिर और मांस से भरी हुई दृढ़ होती हैं। इस प्रकार का मासा सहनशीलता, धीरता, लालची ना होना, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल एवं दीर्घायु का सूचक होता है। यहाँ क्या बता रखा है कि जो मास्टर पुरुष है ना उसका शंख प्रदेश है। शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन जो होता है वो, उसका माथा ललाट, गर्दन के पीछे वाला एरिया क्रिकाटिका, उसकी आंखें, उसका गाल, उसका हानु प्रदेश मैंडिबल वाला पोर्शन, उसकी जो गर्दन है, कंधे हैं, हर चीज में ना आपको दिखेगा कि भाई बहुत ऐसे होते हैं ना, आपको देखते हैं बड़ी हट्टा कट्टा है, उसकी बॉडी बॉडी बहुत बनी हुई है, हैवी मतलब हैवी बंदा है, मांस है उसके वहां पे ज्यादा, तो वैसा पर्सन जो होता है वो मांसाहार होगा, ऐसा बता रखा है। साथ में ये बता रखा है जो मांसाहार है वो सहनशीलता, धीरता और लालची ना होना, कि मतलब वो सहनशीलता होगा, चीजों को सहन करने वाला होगा, धीर धीर वाला होगा, लालची नहीं होता है, उसके पास धन, विद्या, सुख, आरोग्य, बल सब चीज होती है और दीर्घायु भी होती है, ऐसा बता रखा है। वहीं सुश्रुत के अनुसार क्या बात बोली गई है वो देखिए। यहाँ पे बोला है जिसके शरीर में छिद्र ना हो, अर्थात सारे शरीर में मांस पूर्ण रूप से भरा हो। ठीक है। अछिद्र गात्रम, ठीक है, छिद्र ना होना, गूढ़ अस्थि संधि मांस उपचितम, मासेन, क्या बोल रखा है कि उसके शरीर में पूर्ण रूप से मांस भरा हो, अस्थियां मांसों से अच्छी प्रकार से कवर हो, मांस बड़ा हुआ हो, उसे ही मांस सारयुक्त जानना चाहिए, मतलब कि जिसकी बॉडी में छिद्र नहीं होते हैं, पूरी बॉडी में अच्छे से उसकी अस्थियां, संधियां सब चीज कवर होती है मांस से। ठीक है। फुल बॉडी मांस से अच्छे से कवर है, हड्डियां देखने को नहीं मिल रही आपको, ऐसे किसी कोई होता है ना एकदम पतला दुबला पतला, उसकी आपकी हड्डियां प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो मांसदार होगा उसमें नहीं देख पाओगे क्योंकि मांस ने बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। तो ऐसा सुश्रुत ने बता रखा है कि ये फीचर्स देखने को मिलते हैं मांसदार पुरुष में। ठीक है। यहाँ पे हमने टॉपिक थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 4 पे।
मैनिफेस्टेशन ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ मांस धातु, मतलब कि क्षय और वृद्धि जो है मांस धातु की, उसके क्या लक्षण रहेंगे। ठीक है, चरक के अनुसार क्या बोल रखा है, मां क्षय विशेषण स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता। ठीक है, क्या बोल रखा है, मांस धातु के क्षय होने पर विशेष करके नेतम मतलब कि हिप्रेजन में, गर्दन में और पेट में शुष्कता आ जाती है। मीन्स यहाँ के एरिया आपको पतले दिखने को दिखेंगे। ठीक है, मांस का क्षय होने पर उसके प्राकृतिक गुण व क्रियाओं का नाश हो जाता है। ऐसा किसने बोला है, आचार्य चरक ने बोला है कि क्या हो रखा है, नितंब, गर्दन और पेट में शुष्कता आ जा रही है, मेनली ये बात बता रखी है। ठीक है, वहीं सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, माशय स्विक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु वक्ष कक्ष अपीडिको उदर ग्रीवा शुष्कता रोक्षे तोद गात्रा नाम सदनम धमनी शैथिल्यम। देखिए यहाँ पे आप हिंदी देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। मांस का क्षय होने पे स्पिक प्रदेश आया था ना ऊपर, स्पिक, कपोल, ओष्ठ, मूत्र इंद्रिय, उरु, वक्षस्थल, कक्षा, पीड़िका, पिंडिका सॉरी पिंडलियां जो भी हैं, उदर, ग्रीवा के स्थान, ये सारे एरिया आपके सूख जाएंगे। शरीर में रुक्षता आ जाएगी, सुई चुभने से ऐसी पीड़ा सी रहती है, शरीर में भी पूरी पीड़ा रहती है, धमनियों में शिथिल था, ये सारे लक्षण आपने आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कहा है आचार्य सुश्रुत ने। वहीं पे वाग्भट क्या कह रहे हैं कि मांस का क्षय होने पर नितंब और गंड प्रदेश में मांस की कमी से सूखापन, तोद, रुक्षता, इंद्रियों में दुर्बलता, संधियों में वेदना, धमनियों में शिथिलता, ये सब होने से शरीर में क्या होती है, पीड़ा होती है साथ में। मतलब इन चीजों से शरीर पीड़ित रहता है, ऐसा बता रखा है। किन किन चीजों से, सूखेपन से, तो मतलब सुई चुभने से पीड़ा रहती है, रुक्षता रहती है, दुर्बल्यता रहती है, संधियों में वेदना रहती है, धमनियों में शिथिलता रहती है, ये सारी चीजें भी बता रखी है कि ये भी देखने को आपको मिलेगा, वाग्भट ने ऐसा बोला है। और साथ ही साथ नितंबगंड प्रदेश में भी मांस की कमी आ जाएगी, ये भी बोल रखा है। ठीक है, तो आपको कोई भी आचार्य का इनमें से याद हो श्लोक, वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, वृद्धि के क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो वृद्धि के लक्षण में बोल रखा है, मासम स्विग गंड ओष्ठ उपस्थ उरु बाहु जंघासु वृद्धिम गुरु गात्रम च। ये किसने बोला, सुश्रुत ने। क्या बोला है, अधिक वृद्धि को प्राप्त हुआ मांस, नितंब, कपोल मतलब गाल, ओष्ठ, मूत्र इंद्रियाएं, उरु प्रदेश, बाहु, जंघा, इनमें अधिक वृद्धि तथा शरीर में गुरुता उत्पन्न हो जाती है। मीन्स आपके इन इन एरियाज में क्या हो रहा है, मांस बहुत ज्यादा इकट्ठा होएगा। यहाँ पे आपको मोटे मोटे गाल दिखेंगे, नितंब प्रदेश जो आपको मोटे मिलेंगे, ओष्ठ मोटे मिलेंगे, ऐसा बता रखा है। और पूरी बॉडी में गुरुता रहती है, ये भी बता रखा है। किसने बताया हुआ है, सुश्रुत ने। वहीं वाग्भट ने क्या बता रखा है, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि रोग, तालु रोग, जीवा रोग, कंठ रोग, नितंब, गला, ओष्ठ, बाहु, उदर, उरु, जंघा में भारीपन एवं वृद्धि होती है और प्राय करके कफ एवं रक्त विकार को उत्पन्न करता है। वाग्भट कहते हैं अगर आपकी बॉडी में मांस की वृद्धि है तो क्या हो सकता है, गलगंड, गंडमाला, अर्बुद, ग्रंथि रोग, मतलब आप इन सारे रोगों से क्या हो सकता है, पीड़ित हो सकते हैं। आपके पूरे बॉडी में भारीपन रहेगा, जंघा, उरु, उदर प्रदेश, ये सब भी भारी रहेंगे, वृद्धि रहेगी। और मेनली आपको कैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कफ के और रक्त विकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा बता रखा है। ठीक है, वहीं पे अब हम देखते हैं कि मासज रोग कौन कौन से होते हैं। अभी आपने ऊपर भी देखा गलगंड, ये सारी चीजें, तो वो यहाँ पे भी है। उपजीविका, अधिमास, मांस अर्बुद, मांस कील, गलशालु, गलशुंडी, पूती मास, अलजी, गंडगल, गलगंड सॉरी, और गंडमाला, ये सारे रोग जो होते हैं मासजी रोग होते हैं, आप याद कर लीजिएगा कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्षय वृद्धि के लक्षण और मासज रोग कौन कौन से होते हैं ये देख लिया है। आपको क्षय वृद्धि में किसी एक आचार्य का ही श्लोक याद रखना है, सबके याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब इसका लास्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक 5, कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी। यहाँ पे हम पेशी क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, मांसपेशी की संख्या सबसे पहले बताई गई है। मांसपेशी की संख्या कितनी है, 500। किसने बोली, सुश्रुत ने। तो प से पेशी, प से 500, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब शाखाओं में कितने होते हैं, 400 होती हैं, ऐसा बता रखा है। और कोष्ठ में टोटल कितनी पेशियां हैं, 66। और ग्रीवा के ऊपर ऊपर कितनी है, 34।
आप ऐसे शाखाएं कौन कौन सी अपनी, 4 शाखाएं है ना, हाथ पैर दो हाथ, तो 4 हो गई, 4 और आगे 2 जीरो, 400। अब बच गया आपका बीच का कोष्ठ, कोष्ठ में आपके कितने हैं 66, और ऊपर ग्रीवा में जो बाकी बची 100 में से 34 वो रहेंगी। और स्त्रियों में पेशियां कितनी रहेंगी, ये बता रखा है कि 20 पेशियां अधिक मिलेगी। मतलब अगर बॉयज में 500 मिल रही है तो स्त्रियों में 520 मिलेंगी। ठीक है। और पेशी के बारे में चरक ने बोला है कि पेशी 400 ही होती है, 100 कम ही मानी उन्होंने। और अष्टांग हृदय जो है उसमें बता रखा है कि लघु भागवत ने 500 पेशियां ही बताई हैं। और स्त्रियों की योनि एवं स्तनों में 20 पेशियां अधिक मानी है। और उन्होंने बोला कि स्त्री में योनि भाग होता है, स्तन होते हैं, दैट्स वाई उनमें 20 पेशीज क्या है, एक्स्ट्रा है, ऐसा बता रखा है। देखो पेशी क्या सोचा, मैं किसके बारे में बोलूं, मसल्स, आपके अंदर इतनी मसल्स है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ठीक है। अब परिभाषा देखते हैं इसकी, क्या बोल रखा है। मास अव्ययम संघातः परस्परम विभक्तः पेशे इत्ते उच्यते। शिशु संहिता की डेफिनेशन है, जहाँ पे मेंशन है ढलहन टीका में क्या बोला है, मास अवयवों मतलब कि मस्कुलर कंपोनेंट के संघात का परस्पर विभक्त होना ही पेशी कहलाती है। मीन्स आपके अंदर जो आपके मास अवयव है, मस्कुलर कंपोनेंट है, उनका संघात ऐसे अलग एग्रीगेशन जो होता है, उसको डिवाइडेशन मतलब उनका संघात होना, ऐसे डिवाइड होना, और पतली पतली जो लेयर्स बन रही हैं उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, पेशी कह रहे हैं, ऐसा बोला गया है। वहीं पे एक और नीचे डेफिनेशन दे रखी है, वायु पेशीतम मासम अनुप्रविश्य पेशी विभजते पेशी मास खंड। ये भी ढलन टीका में मेंशन है, क्या बोला है, वायु जब मांस में प्रवेश करता है, ये आपका मांस का टुकड़ा था, ठीक है, यहाँ पे वायु एंटर कर गई, तो मांस का विभाजन करके उसने उसे पेशियों में ऐसे बांट दिया, इसलिए पेशी को मांस खंड भी कहा जाता है। इजी था। चलिए आगे चलते हैं। पेशी की उत्पत्ति मतलब कि पेशी की उत्पत्ति कैसे हुई है वो हम देख लेते हैं। क्या बोल रखा है पेशी की उत्पत्ति के बारे में, देखो, यथार्थम उष्णा ऊष्मना युक्तो वायुः स्रोतांसि दार्येत अनुप्रविश्य पिशितम पेशी विभर्जते तथा। देखिए अर्थ क्या दे रखा है, ऊष्मा से युक्त वायु शरीर के स्रोतों को विभाजित करता है। मतलब कि जो हीट है और हीट से युक्त वायु जो है वो हमारे बॉडी के जो स्रोत है, चैनल्स है, उनको क्या कर रहा है, ऐसे सेपरेट कर रहा है। इसी प्रकार वायु में जब मास वायु जब मास में प्रवेश करती है, मतलब कि ये मास में जब वायु प्रवेश कर रही है तो वो मास को किसमें विभक्त कर दे रही है, पेशियों में विभक्त कर दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं हम, पेशियों के क्या भेद हैं और क्या गुण हैं ये बता रहे हैं। इसका आपको श्लोक याद करने की एज सच नीड नहीं है, आप ओनली मीनिंग जो हिंदी है वो याद रख सकते हैं। क्या बोला हुआ है, शरीर में स्थित पेशियां विभिन्न अंगों के अनुसार निम्नलिखित गुणों से युक्त होती हैं। जो हमारी बॉडी में पेशी होती है ना, शरीर में जितनी भी स्थित पेशियां हैं वो हमेशा अंगों के अनुसार गुण युक्त रखती है। मीन्स कहीं पे बड़ी हैं, कहीं पे छोटी हैं, कहीं पे चौड़ी हैं, कहीं पे पतली हैं, ये बता रहे हैं। तो देखिए बहल है, कहीं पे कैसी है, बहल, बहल मतलब थिक, कहीं पे पलेव है मतलब कि थिन, कहीं पे स्थूल है मतलब लार्ज, कहीं पे छोटी छोटी है मतलब कि माइन्यूट सी है, अणु, कहीं पे एकदम फ्लैट ऐसे पिचकी हुई है, पृथु, कहीं पे गोल गोल है मतलब कि वृत्त, कहीं पे छोटी है ह्रस्व, कहीं पे बड़ी है मतलब कि दीर्घ। ठीक है। और साथ में उनके अंदर स्थिर, मृदुता, सुलक्षण और कर्कश, ये गुण भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे वो हार्ड हैं, कहीं पे वो सॉफ्ट हैं, कहीं पे वो स्मूथ हैं, तो कहीं पे वो स्टेबल हैं, एकदम ऐसा बता रखा है। तो ये पेशी के भेद और गुण हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी एक श्लोक मेंशन है, शिरस्त्राव्यम अस्थि पर्वाणि संध्यश्च शरीरिणाम पेशी भी संवृत्तान्त्र अन्यत्र बलवंती भवन्त्यतः। संपूर्ण शरीर में पाए जाने वाले सिरा, स्नायु, अस्थि, पर मतलब ज्वाइंट्स और संधियां पेशियों द्वारा ढकी होती है। आपकी ये जो बोन है, ये आपके अंदर बोन है, इस बोन को कवर जो कर रही है वो ही पेशियां हैं जो पूरे बोन्स को कवर करके रखती है। तो ये बोन्स में जो कवरिंग, एक तरीके से इनको ढकने का जो कार्य करती हैं। ठीक है, एक दूसरी बोन यहाँ पे एक और ऊपर है, तो ये संधि बन गई,
तो इन संधियों को भी जो कवर करके रख रही हैं वो कौन है, पेशियां ही होती हैं, जिसके कारण हमारा शरीर हमेशा बलवान बना रहता है, ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है पेशी के बारे में। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं एक बारी, ऊपर ऊपर हमने टॉपिक्स क्या कवर करे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी के अंदर। पेशी के भेद और गुण देख लिए हमने। ठीक है, पेशी क्या कार्य कर रही है ये भी हमने देख लिया, कि बलवान बना रही है, शरीर को कवर करके रखती है, बोन्स को, ये सब देखा। ठीक है, पेशी कैसे उत्पन्न हुई ये हमने देखा, और साथ में परिभाषा क्या है पेशी की और संख्या क्या है ये देखा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी के अंदर इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इसके अंदर ना संख्या आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, और परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, ये वाला श्लोक आप याद कर सकते हैं, इजी है। इसकी मीनिंग और इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। आगे उत्पत्ति जो है, अगर आपको याद नहीं रहता है श्लोक, तो आप हिंदी भी याद करके काम चला सकते हैं। और यहाँ पे गुण भी आपको और भेद भी खाली हिंदी कर लेंगे, इनफ रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो था कॉन्सेप्ट ऑफ पेशी वो कवर कर लिया है, और इसी तरीके से हमारा जो टॉपिक था, चैप्टर नंबर हम जो देख रहे थे मास धातु, वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, जिसके अंदर NCISM में 4 पॉइंट्स थे जो हमने देखे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें मतलब आप बहुत सारा प्यार दीजिए, और ये जो NCISM सिलेबस के नोट्स हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी इन PDFs को, कहते हैं हमारे आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। थैंक यू।